अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट। करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, जिसको हम Q ओवर टी यानी NE/T भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q इज इक्वल टू NE होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Q को E से डिवाइड किया तो 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो इसका यूनिट एम्पेयर होता है, और एम्पेयर जो है वो बराबर होता है जी कूलम पर सेकंड के। ठीक है, एक इसका यूनिट बायोट भी होता है, और 1 एम्पेयर जो है वो बराबर होता है 1/10 बायोट के। ये इसके यूनिट्स हैं, आपने अच्छे से याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी पावर सप्लाई हासिल होती है वो किन सोर्सेज से हासिल होती है, यानी ईएमएफ के सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ कौन कौन से हैं? डिफरेंट सोर्सेज हैं ईएमएफ के। अगर हम बात करें तो सेल से हमें जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरेटर्स होते हैं। जनरेटर्स होते हैं और जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर्स। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास होते हैं जी थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और सोलर सेल्स होते हैं। और सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से देते हैं जी? लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो दो तरह की हो सकती है। देखते हैं जी कौन सी हो सकती है। बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी बच्चे दो तरह की हो सकती है। ठीक है जी, एक तो वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। दूसरी जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो बात अगर करें थर्मल वेलोसिटी की, तो जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। यानी जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना किया हो, जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना किया हुआ हो, तब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है उसको थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? V इज इक्वल टू 3kT/m। ये थर्मल वेलोसिटी का फार्मूला है उस सूरत में जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना किया हुआ हो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है V थर्मल, वो तकरीबन 10⁻5 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये थी हमारी थर्मल वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब आपने कंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया हो, यानी अब एक्सटर्नल फील्ड जो है वो ज़ीरो ना हो, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो बराबर होता है I है करंट, NE/A। ठीक है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और A जो है वो एरिया है। I को अगर V/R पुट करें तो V/R NE/A। ये करंट की जगह मैंने V/R पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा इसका एक और फार्मूला भी हो सकता है, E/R LNE/A। ये भी फार्मूला हो सकता है। ठीक है, इसी की जगह हम एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें V/ρ LNE। ठीक है, ये भी इसका फार्मूला हो सकता है। ठीक है, रो आपको पता है रो इज इक्वल टू RA/L होता है। ठीक है,
तो चलें ये भी फार्मूला हो सकता है। बेसिकली हमने क्या करना है कि हम रिलेशन मालूम करना चाह रहे हैं इन तमाम चीज़ों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन कैसे मालूम करेंगे जी? वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपकी, चलें देखें, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो यहाँ से इसी रिलेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ क्योंकि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसी के साथ साथ एरिया के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो ये हमने रिलेशन मालूम करना था। और जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस ऑर्डर में होती है? 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। तो ये आपने अच्छे से इसको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि करंट के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। आपको पता है करंट्स के 3 इफ़ेक्ट होते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और इसके साथ साथ केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। चलें तो बात कर लेते हैं अब ओहम्स लॉ की। ओहम्स लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओहम्स लॉ, ठीक है जी। ओहम्स लॉ ये कहता है कि अगर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर कांस्टेंट हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहें, तो पोटेंशियल और डिफरेंस और करंट के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशन से क्या मुराद है कि अगर इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ठीक है जी, ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो क्या आएगा जी? ग्राफ लीनियर आएगा। ठीक है। इस लीनियर होने से क्या मुराद है यहाँ पे देख लेते हैं। देखें आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, आई, और कांस्टेंट आपने कौन सा लगाया? आर, जबकि आर क्या है जी? रेजिस्टेंस है। आर क्या है जी? रेजिस्टेंस है। अब बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के दरमियान हमने ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ बना दिया पोटेंशियल डिफरेंस करंट के दरमियान, और अगर ये लीनियर है इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है जी? कांस्टेंट है। क्योंकि इनकी स्लोप हमें क्या बताती है, हमने ये देखना है। ठीक है जी। तो स्लोप क्या बताती है अभी देख लेते हैं। स्लोप अगर निकालें तो इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी? स्लोप इज इक्वल टू I/V। ठीक है। जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस यानी जी भी कहते हैं। ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो जी भी कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो ओहम्स लॉ ओबे करता है। ठीक है। रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, शुड बी कांस्टेंट किसके लिए? ओहम्स लॉ के ओबे करने के लिए, टू ओबे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को ओबे करने के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरीके से ये जो कंडक्टेंस है, देखें पहले तो हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट। अगर रेजिस्टेंस के यूनिट की बात की जाए तो वो होता है ओहम। ठीक है। ओहम के साथ साथ वोल्ट, ठीक है, वोल्ट पर एम्पेयर, ये भी इसका यूनिट होता है। और अगर कंडक्टेंस की बात की जाए तो ये ओहम का उलट हो जाता है। ठीक है। महो भी कह देते हैं इसको। ठीक है। महो के साथ साथ एम्पेयर पर वोल्ट भी कह देते हैं। और इसी के साथ साथ इसका एक यूनिट है जो आपके एमसीक्यूज में आता है, साइमन। साइमन भी जो है वो कंडक्टेंस का यूनिट है। अब यहाँ पे एक ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा। ये ग्राफ है आपके सामने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। तो आपने इसमें से देख के ये बताना है, ये जो दो कर्व्स मैं बना रहा हूँ, एक की रेजिस्टेंस R1 है, एक की R2 है, कि इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा और कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा है। ठीक है। दो कंडक्टर्स को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अब देखें कि R1 तो R2 से जो है वो कम लग रही है आपको। ठीक है। तो R1 बल्कि R2 से ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू कम है। अगर आप तवज्जो करें कि R1 की करंट की वैल्यू क्या है?
ये है R2 की, ये है, ठीक हो गया। तो करंट की वैल्यू जिसके लिए कम है उसमें मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है, और जिसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा मतलब उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो जो G2 है वो ग्रेटर देन G1 है। तो ये हो गया हमारा ओहम्स लॉ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, जो कि है ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर या ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो चलें देखते हैं जी ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो पहले बात करते हैं ओहमिक की। ओहमिक वो होती हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं, और ओहम्स लॉ को कौन सी फॉलो करती हैं? वो डिवाइसेस जिनके लिए रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट। ऐसे डिवाइसेस जिनके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहे उनको हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है। और अगर ओहमिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो उनका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ उनका कैसा होना चाहिए? ग्राफ उनका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। अगर इस तरीके से होगा तो मतलब कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और वो ओहमिक डिवाइसेस है, ठीक है। और अब क्या करना है हम देखते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस, चलिए नॉन ओहमिक डिवाइसेस देखते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के साथ उनकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहे तो वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं, यानी कि वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती। अब अगर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं हो, चेंज हो जाए, चेंज किसके लिहाज से हो जाए? टेम्परेचर के लिहाज से हो जाए चेंज, तो इसको हम कहते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। और इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ज़रा देख लें। इनके ग्राफ्स को डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स को। एक ये ग्राफ है, एक ये है, और इसी के साथ एक और डिस्कस कर लेंगे। तीन ग्राफ्स डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ये ग्राफ्स हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ जी सेमीकंडक्टर के लिए, यानी 0.7 वोल्ट पे जाके वो कंडक्ट करने लगता है, और उसके बाद आप गौर से देखें तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। तो यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अगर ये ग्राफ लीनियर होता तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती। तो ये कौन सा ग्राफ है जी? सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। अब हम देख लेते हैं ग्राफ फिलामेंट बल्ब के लिए। फिलामेंट बल्ब के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। इसमें करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएं, जो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो यानी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ना रही। तो ये कौन सा है जी? ये भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस है, ये फिलामेंट बल्ब के लिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी किसकी? नेक्स्ट ग्राफ की, जो कि डायोड के लिए। तो डायोड के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं है। तो ग्राफ लीनियर नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं, जो कि कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है। तो इस कम्बिनेशन को डिस्कस कर लेंगे सर्किट्स के नाम से। सर्किट जो है वो दो तरीके से लगाया जा सकता है जी। एक जो है सीरीज़ में, या तो आपने सीरीज़ में लगाया होगा या आपने लगाया होगा जी पैरेलल में। तो दोनों को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सीरीज़ में किस तरीके से रेजिस्टेंसेस को लगाया जा सकता है? इस तरीके से, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है। अगर सीरीज़ में लगाएं, एक की रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, एक की रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। अगर इस तरीके से सीरीज़ में लगाया जाए तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगी इन दोनों के सम के, R1 प्लस R2। ये इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। यानी प्लस हो जाएगी, जितनी भी रेजिस्टेंसेज होंगी वो प्लस हो जाएंगी। अगर ऐसा हो कि
n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर्स हो, n इक्वल रजिस्टर्स, n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर्स हो, तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो सिंपली n को एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से निकल आएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ सेम रहती है और क्या चीज़ डिवाइड होती है। तो यहाँ पे सीरीज़ में करंट जो है वो सेम या कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। अगर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा क्योंकि करंट जो है वो कांस्टेंट है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे हम लगाएंगे और वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं। जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसी का रूल लगेगा ना, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होगा, अगर आपके पास किसी सर्किट में सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, आप R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो V1 होगा। वो निकलेगा कैसे, जिस रेजिस्टेंस से मालूम करना चाह रहे पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइडेड बाय सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और अगर V2 से निकालना चाह रहे हैं तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं पावर इनके लिए। तो पावर किस तरीके से वैरी करेगी, हमें पता है पावर इज इक्वल टू VI, इसका जनरल फार्मूला है। तो चूंकि करंट जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इस फार्मूले में करंट को रखेंगे और V की जगह IR पुट करेंगे। V की जगह IR पुट करें तो ये बन जाएगा I²R। तो सीरीज़ के लिए I²R इस्तेमाल होगा और यहाँ से अगर आप गौर करें तो पावर का डायरेक्ट रिलेशन है R के साथ। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है जी, ठीक है। जिनकी रेजिस्टेंस जो है रेटिंग ज़्यादा होगी उनकी पावर ज़्यादा होगी और उनके लिए बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रेजिस्टेंस रेटिंग जिनकी ज़्यादा होगी तो जो, ठीक है, ज़्यादा ब्राइट होगा, बल्ब भी ज़्यादा ब्राइट होगा। चलें अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे जी, इसकी पहले बनाएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है हमने। तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इनके रेसिप्रोकल के बराबर होगी, यानी 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इसके बराबर होगी। और अगर दो रेजिस्टेंसेज ही लगी हुई है तो उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो प्रोडक्ट ओवर सम के बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं जी R1 R2/R1 प्लस R2। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में लगा दिए हों तो उनकी रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। n आइडेंटिकल, n इक्वल रेजिस्टर्स ये लगा दिए हो तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर, R इज इक्वल टू R/N। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं क्या चीज़ डिवाइड होती है और क्या चीज़ जो है वो सेम रहती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वो सेम रहता है, जबकि करंट क्या हो जाता है जी, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हो जाता है तो आप यहाँ पे रूल कौन सा लगाएंगे जी, यहाँ पे आप करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। और करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है, और दो रेजिस्टेंसेज में से आप रेजिस्टेंस नंबर 1 से जो है वो करंट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके अलावा या उसके सामने वाली जो रेजिस्टेंस होगी वो
यानी जिससे करंट निकालना है वो नहीं, दूसरी वाली, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई टोटल जो पहले था, जो सर्किट में से करंट पास कर रहा है वो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। दूसरी निकालनी हो तो फिर R1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे अगर हम पावर की बात करें तो पावर बराबर होती है P इज इक्वल टू VI होती है ना। अब चूंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वोल्टेज रहने देंगे, करंट की जगह V ओवर R पुट करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा V² ओवर R। और अगर आप यहाँ पे देखें तो पावर का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ जी, R के साथ। तो ये आपने याद रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितनी रेजिस्टेंस रेटिंग कम होती है उतना ही ज़्यादा बल्ब क्या होता है, ब्राइट होता है। ठीक है, चलें देखते हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि क्या है हमारा टॉपिक जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलें जी देखते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखेंगे और ये किस तरीके से वेरी होती हैं ये भी डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलें देखते हैं। रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी की टर्म में फार्मूला है वो है जी R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ठीक है, और यहाँ से हम एक और चीज़, एरिया की जगह हम एरिया ऑफ सिलेंडर पुट कर सकते हैं, रो L ओवर A की जगह पुट कर देंगे जी पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर R की जगह D/2 पुट करें तो फिर ये क्या आ जाएगा, 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, एरिया इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, रेडियस इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, तो चले देखते हैं कि अगर लेंथ को एन टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, लेंथ बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा। तो चले देखते हैं कि इफ लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है जी, पहला पॉइंट, लेंथ इंक्रीजेस एन टाइम्स। अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाए एन टाइम्स तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, R डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ R, यानी ये सीरीज लाइक एक्ट करेगा। जितने टाइम्स बढ़ी है, डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, तो ठीक है, उसको आप पहली वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, उतने टाइम जो है वो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर लेंथ डिक्रीज की जाए, लेंथ डिक्रीजेस एन टाइम, अगर लेंथ जो है वो एन टाइम डिक्रीज की जा रही हो तब क्या होगा, तब जो रेजिस्टेंस है वो R ओवर एन के लिहाज से वेरी करेगी। ठीक है, यानी कि लेंथ डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगी और ये पैरेलल टाइप सर्किट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये सीरीज और पैरेलल को ऐसे ना लेने के फार्मूला लगाने लग जाएं। अब एरिया के साथ रिलेशन देख लेते हैं। एरिया के साथ क्या होगा, इफ एरिया इंक्रीजेस एन टाइम्स, एरिया इंक्रीजेस एन टाइम्स, तो उस सूरत में रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो अगर एरिया का चूंकि इन्वर्स रिलेशन है, अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये इन्वर्स रिलेशन तो इन्वर्स रिलेशन है, तो एरिया के साथ किस तरीके से वेरी करेगा, R डैश इज इक्वल टू R ओवर एन। ठीक है, और अगर एरिया डिक्रीज करे एन टाइम, देखें ना, रेजिस्टेंस तो इंक्रीज करेगी ना जब एरिया जो है डिक्रीज करेगा, और एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। और अगर हम बात करें कि एरिया डिक्रीजेस एन टाइम, तो इस सूरत में क्या होगा जी, इस सूरत में क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो एन टाइम्स
इंक्रीज कर जाएगी। ये फार्मूले आपने अच्छे से इनको याद रखना है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर रेडियस जो है वो एन टाइम जो है वो क्या करे, इंक्रीज कर जाए। अगर आर इंक्रीजेस एन टाइम्स, तो आर अगर इंक्रीज करे एन टाइम्स तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जी। चूंकि आर का भी आप देख रहे हैं कि क्या रिलेशन है जी, इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए आपका जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर जाएगी जी, डिक्रीज कर जाएगी। और कितने टाइम्स, एन स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, चूंकि इनवर्स रिलेशन है ना। और इसी तरीके से हमारा जो लास्ट है जो है, अगर आर डिक्रीज कर जाए, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर डिक्रीजेस एन टाइम्स, तब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जी। अब चूंकि इनवर्स रिलेशन है, आर डिक्रीज कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। और कितने टाइम बढ़ेगी, एन स्क्वायर टाइम्स। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज में मदद देंगी, ठीक है। अब एक तरह का सवाल इस तरीके से आता है कि अगर वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए खींच के, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो स्ट्रेच करके बढ़ा दी जाए, स्ट्रेचिंग कंडीशन में वायर इज स्ट्रेच्ड एन टाइम्स, इफ वायर is stretched, if wire is stretched n times, उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में इसकी रेजिस्टेंस जो वेरी करेगी वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगी, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर टाइम्स हो जाएगी उसकी रेजिस्टेंस, अगर वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो कि वायर को मेल्ट करके उसकी लेंथ को कम किया जाए, यानी कि अब कंप्रेस किया जा रहा है, मैं यहाँ पे जो है वो कंप्रेसिंग कंडीशन लिखूंगा, कंप्रेस्ड एन टाइम्स। अगर वायर को कंप्रेस कर दिया जाए एन टाइम्स, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ठीक है क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने लेंथ को कम कर दिया ना कंप्रेस करके, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। और कितने टाइम्स कम होगी, एन स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस की, ठीक है जी। ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, इसी के साथ साथ टेम्परेचर पे, और इसी के साथ साथ डायमेंशन पे। अब अगर हम बात करें किसकी जी, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है जी नेचर पे और साथ के साथ टेम्परेचर पे, लेकिन ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर की बात करें तो कॉपर के जितने भी वायर होंगे उनकी सेम रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है जी। ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर कॉफिशेंट की। तो टेम्परेचर कॉफिशेंट जो है वो दो तरह का होता है, टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। तो देख लेते हैं जी टेम्परेचर कॉफिशेंट क्या है। टेम्परेचर कॉफिशेंट्स, टेम्परेचर कॉफिशेंट्स, तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन को हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं जी उसको किससे शो करते हैं। टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो आपका बराबर होता है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। अब ये जो आर नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, बल्कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर टी जो है वो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसी तरीके से टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो होगा रो टी माइनस
रो नॉट ओवर रो नॉट टी। ये आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट क्या होता है वो आप देख पा रहे हैं, आर और आर तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ टेम्परेचर नीचे बचेगा। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट इसका होता है, यूनिट ऑफ अल्फ़ा जो है वो होता है पर केल्विन। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब दो तरह के जो है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव, ठीक है, और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या है, देखें, अगर ऐसा हो कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी जो है वो मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या है जी, पॉजिटिव। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए। और वो किन की बढ़ती है, वो मोस्टली मेटल्स, कंडक्टर वगैरह की बढ़ती है। मेटल जो भी कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और अगर ऐसा हो कि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएं, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाए, यानी कंडक्टेंस बढ़ती जाए, तो उसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स में रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और ये किन डिवाइसेस में होता है, ये मोस्टली सेमीकंडक्टर्स में होता है। ऐसा सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती जाती। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कि हमने देखना है ग्राफ वेरिएशंस को। ठीक है, कि ग्राफ किस तरीके से वेरी हो रहा है। ठीक है जी। अब ग्राफ हमने देखना है इसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के लिए। ग्राफ वेरिएशंस, ताकि हमें पता चल जाए कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली डिवाइस के लिए ग्राफ कैसा होगा और नेगेटिव वाली के लिए कैसा होगा। तो यहाँ पे एक ही ग्राफ बना रहा हूँ, उसी में ही ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ये है जी वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ। ठीक है जी। तो ज़रा आपने देखें, तवज्जो करनी है, ये जो ग्राफ है हमने इस तरीके से बनाना है। ठीक है जी, ग्राफ हमने बनाना है करंट और वोल्टेज के दरमियान। तो चलें देख लेते हैं। ये जो आपको सीधी लीनियर लाइन नज़र आ रही है, ये तो शो कर रही है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये ओहम्स लॉ के लिए है ये लाइन। ठीक है। अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि करंट क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। तो जो जिसमें करंट कम हो रहा होगा, ठीक है, वो इस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है। और जिसमें क्या होगा जी कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से जो आपकी जो के टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, उसमें करंट बढ़ेगा। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, करंट बढ़ने वाला ग्राफ। ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो इनमें से किसका जो है अल्फ़ा पॉजिटिव है, किसका अल्फ़ा नेगेटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी तो अल्फ़ा क्या है जी, पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हुई, करंट बढ़ा, तो अल्फ़ा क्या है जी, नेगेटिव है। तो ये दोनों ग्राफ्स हो गए आपके पास। ठीक है। अब चलें नेक्स्ट देखते हैं। अगर वायर को इस तरीके से स्ट्रेच किया जाए कि उसका रेडियस जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो फिर किस तरीके से रेजिस्टेंस वेरी करेगी। ठीक है, ये देखना है हमने। वायर को क्या किया जाए, वायर स्ट्रेच्ड, ठीक है, इसको कट नहीं करना, स्ट्रेच की कंडीशन पढ़ रहे हैं, कटिंग वाली कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। वायर स्ट्रेच्ड, ठीक है, इन सच अ वे दैट
its radius reduces, ठीक है, reduces n टाइम्स। अगर रेडियस रिड्यूस कर रहा है n टाइम्स, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। और कितने टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी, r डैश इज इक्वल टू n की पावर 4 इंटू r। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। तो चलें अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसके बारे में है, कि आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस रेटिंग कम है तो बल्ब ब्राइट होगा या उसकी ब्राइटनेस कम होगी, और ये भी आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस रेटिंग अगर ज़्यादा है तो बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा या कम ब्राइट होगा। तो देखें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे, जब मैंने आपको रिलेशन ये बताया था कि अगर रेजिस्टेंस रेटिंग जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है जी, रेजिस्टेंस रेटिंग अगर ज़्यादा हो तो जो बल्ब जो है वो ब्राइट होगा ज़्यादा, ठीक है, सीरीज़ के लिए, ठीक है। जब सीरीज़ में आप करते हैं तो सीरीज़ में जब रेजिस्टेंसेस लगी हुई होती हैं तो अगर रेजिस्टेंस रेटिंग ज़्यादा है तो ब्राइट होगा बल्ब, और अगर पैरेलल में लगी हुई हैं तो रेजिस्टेंस रेटिंग क्या होगी, कम होगी, तो बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा। इन दोनों सूरतों में, एक में पावर जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है और दूसरे में पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगर इसके लिहाज से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।